मुझे मालूम है कि अ, अ, मैं यहाँ मुंबई में बचपन से पला बड़ा यहाँ यहीं पे मैं मेरी बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई में ही है। और बचपन से हम लोग एंटरटेनमेंट के ही आशिक थे बचपन से। जिस एरिया में मुंबई के मैं पला बड़ा हूँ वो बहुत ही बदनाम इलाका है मुंबई का, जिसे कामाठीपुरा कहते हैं। और वो स्लम्स में गिना जाता है। धारावी से ही पुराना है। धारावी तो अभी अभी आ गई, मगर कामाठीपुरा is located in Baikala, Nagpada, Pendi Bazar, between all these crowded area. तो वहाँ पे सब चौंक जाते हैं कि मैं वहाँ से 28 साल में वहाँ मेरी जब मैं शादी हो गई 28 साल में, तो मैं वहाँ से शिफ्ट होके मुंबई के बोरोली, मुलुंड वगैरह इलाका में मैं शिफ्ट हो गया। मगर वहाँ के जो मेरे बचपन के संस्कार जो है मुझ पर जो हुए हैं, वो जाके इस एरिया में लास्ट 10 इयर्स मुझे पता चला कि मैंने क्या किस तरह की जिंदगी वहां पे बिताई थी। और मुझे जो कुछ भी सीखने को मिला, मेरे पे जो संस्कार हुए, वो किसी गुरु के होने के पहले मुझे उस इलाके ने मुझे बहुत कुछ दिया। और गए साल ही मैंने क्लोज एनकाउंटर नाम का एक किताब लिखा। मीन्स कुछ छोटी छोटी मैंने व्यक्ति चित्रण संग्रह लिखा था। वो किताब में उसको कन्वर्ट किया। राजहंस प्रकाशन पुणे के बहुत बड़े पब्लिशर है, और नाना पाटेकर जी के हस्ते उसका ये हुआ, इनॉग्रेशन बुक का प्रकाशन हुआ। और बहुत सारे दोस्तों ने उसको सराहना की उस किताब की। और सतीश सर नमस्कार। हाँ तो सर नमस्कार। नमस्कार, कैरी ऑन सर, हाँ कैरी हाँ ऑन। हाँ। तो ये सब बताने की मुझे जरूरत इसलिए पड़ी कि मैं मेरे ड्यू कोर्स मेरा जो अभी लेक्चर होगा उसमें ये सब रेफरेंसेस आ जाएंगे। तो वो एक बदनाम एरिया, रेड लाइट एरिया, सराउंडेड बाय मुस्लिम एरिया, सराउंडेड बाय ऑल टाइप ऑफ गुंडागिरी, अंडरवर्ल्ड। और फिर भी वहाँ पे मुझे बहुत सारा कल्चरल एक्टिविटीज बहुत सारी मुझे देखने मिली, सीखने मिली। बहुत सारे फेस्टिवल्स मैंने वहाँ पे बचपन से एंजॉय किए। और वो सब संस्कार मेरे हर कलाकृति में कहीं ना कहीं, मेरे नाटक में, मेरे फिल्मों में, मेरे डॉक्यूमेंट्री में, मेरे परफॉर्मिंग आर्ट में, वो सब झलकियां यहाँ के लोगों को देखने को मिली। अभी मैंने कल जो सब्जेक्ट दिया था कि रंगमंचीय दृश्यात्मकता, theatrical visual sense. Basically, I am from JJ Institute of Applied Art. मीन्स मुंबई की जो बहुत बड़ी संस्था है JJ स्कूल ऑफ आर्ट, वहाँ पे अप्लाइड आर्ट का जो सेक्शन है, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन, उस वक्त डिप्लोमा था, वो मैंने किया GD आर्ट कमर्शियल। मैं बेसिकली कमर्शियल आर्टिस्ट हूँ, पेंटर हूँ, चित्रकार हूँ। तो हर जगह मेरा वो जो एप्लीकेशन है अप्लाइड आर्ट का, वो हर जगह मैं दिखा सका। और मुझे मेरी कलाकृति में वो हमेशा लोगों को देखने को मिला। इसलिए मेरे जितने भी नाटक है उसमें ऑडियो विजुअल को बहुत ही अहमियतता है। मेरे नाटक मैंने खुद लिखे हैं, ना किसी बड़े राइटर्स के नाटकों को मैंने डायरेक्ट किया ना। हालांकि यहाँ पे तेंदुलकर थे, आड़ेकर थे, मैं सेलकुंचवार, सब लोग है, मगर मेरा अपना खुद का थिएटर मैंने क्रिएट किया। और वो मुझे करना पड़ा, क्योंकि मेरे हिसाब से वो मेरा एक्सप्रेशन का एक पार्ट था। थिएटर ये मेरी जिंदगी नहीं है बेसिकली। मैं बहुत कुछ अलग अलग हिस्सों में आर्ट्स के हमेशा बटा हुआ रहता हूँ। कभी मैं थिएटर करता हूँ, कभी मैं फिल्में करता हूँ, कभी मैं
ऑडियो विजुअल शो, कभी मैं एडवर्टाइजिंग में रहता हूँ, कभी मैं फिल्म में एडवर्टाइजिंग फिल्म्स करता हूँ, कभी मैं शॉर्ट इवेंट्स में 1980 1991 जब उसे इवेंट्स नहीं कहा करते थे, तब मैंने फर्स्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो फिल्मों का अवार्ड फंक्शन हुआ वो ऑस्कर के हिसाब से डिजाइन किया गया, दैट वाज डायरेक्टेड एंड डिजाइन्ड बाय मी। तो 1991 से लेके 2003 तक जितने भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पुरस्कार फंक्शन हुए, दे वर ऑल डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय मी, मींस परफॉर्मेंस उसके डिजाइन जितने भी थे, बड़े बड़े स्टार ये वो सब लाना वहां पे, तो तब इवेंट उसे कहा जाता नहीं था। बाद में 2000 साल के बाद जब एक एक चैनल आ गए, उसके बाद ये इवेंट्स वगैरह का दौर शुरू होगा। तो दैट वाज वेरी इनोवेटिव एक था मेरे लिए, मीन्स उसमें थिएटर इंक्लूड था। ये सभी जितना भी मैंने किया उसमें कमर्शियल आर्ट, अप्लाइड आर्ट इंक्लूड थी, एप्लीकेशन ऑफ आर्ट, क्योंकि मैं अपने नाटक खुद लिखता हूँ, खुद डायरेक्ट करता हूँ, उसका म्यूजिक मैंने किया है मेरे नाटक का, और कई सारे अलग 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 नाटकों का बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने किया है, सेट डिजाइनिंग मैंने किया है, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग मैंने किया है, लाइटिंग। तो ये सब अंग है जो थिएटर के, वो सब मैं अपने आप करता रहा। हम लोग का एक ग्रुप था 1975 से लेके, मुझे अभी ये 45वां साल चल रहा है मेरे करियर का, 45 इयर्स आई एम इन दिस। हाँ, 1975 में आई पास आउट जेजे। तो वहाँ हमारी जो स्टडी टूर गई थी जेजे की लास्ट ईयर में, हर साल जाती थी। जी हेलो। हाँ हाँ सर, सॉरी माफी चाहती हूँ सर, कंटिन्यू। हाँ तो हाँ, कुछ हमारे बोलना बीच चाहते में, हैं? हाँ हमारे बीच में मुंबई के जयंत देशमुख सर आए हैं, तो वो अच्छा। उनकी आवाज थी वो। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है। तो वो लास्ट ईयर जो स्टडी टूर गई थी जेजे की, मुंबई से लेके कर्नाटक तक, तो वो स्टडी टूर पेंटिंग के लिए थी। और वो 15 दिन की स्टडी टूर में जो एक्सपीरियंस आया हमको, मुझे जो धमाल की हम लोगों ने प्रोफेसर लोगों के साथ, ये वो बच्चों, तो उसका मैंने वर्णन अपने एक एकांकिका में किया था कॉलेज के, जिसका नाम था टूर 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 टूर। और वो इतना जबरदस्त लोगों को अच्छा लगा, उसका परफॉर्मिंग स्टाइल, ये वो अपने आप का एप्लीकेशन था। मैंने उसके पहले कभी थिएटर इतने गौर से देखा नहीं था, क्योंकि मुंबई में हम लोग ने कमर्शियल थिएटर बहुत देखा, बाढ़ कोलट करके नाटक, मधुसूदन कोलट करके नाटक, जो ट्रेडिशनल ड्रामा थे, भाई बहनों का नाटक या फैमिली ड्रामा। उस वक्त तेंदुलकर साहब के नाटक आते थे यहाँ पे, थे, मौजूद थे, मगर घर से परमिशन नहीं थी हमको। सखाराम बाइंडर, अवध्य वगैरह जैसे नाटक, खानोल एक्सपेरिमेंटल नाटक देखने की घर से परमिशन नहीं थी। तो इसकी वजह से हम लोग कमर्शियल नाटक जो ड्रामा, मेलो ड्रामेटिक जितने भी थे वो हम सब देखते थे, वही संस्कार हम पर थे। मगर वो तोड़ के मैंने एक एकांकिका, जो कि मुझे मालूम नहीं था ये मैंने क्या किया है, मगर लोगों ने हमसे कहा कि आपने बहुत ही अलग टाइप का कुछ किया है। तो ये शुरुआत थी मेरे करियर की, टूर टूर। और उसमें वो जो मैं कह रहा हूँ ना, थिएट्रिकल विजुअल सेंस, वो उस एकांकिका से लेके आज तक मेरे में है। क्योंकि ग्रामर का मोड़ना, तोड़फोड़ करना, ये हम लोग ने हमारे अप्लाइड आर्ट में है, क्योंकि हम लोग ऑलवेज एडवर्टाइजिंग के लोग बड़ा थिंक करते हैं। हमारे गुरु जो थे शांताराम पवार, वो हमने उन्होंने हमको सिखाया था कि आप ऑलवेज यू थिंक बिग। और महाराष्ट्र के बहुत बड़े डायरेक्टर दामू केंकरे, आपको मालूम है दामू केंकरे जी, वो हमारे गुरु थे, वाइस डीन थे जेजे के। और उन्होंने वो एकांकिका देख के मुझे अपने कमर्शियल नाटक में एक एक्टिंग करने के लिए बुलाया, मगर मेरा इंटरेस्ट था डायरेक्शन देखने का। रिहर्सल उस ड्रामा की 6 महीना चली, और दामू केंकरे सर का डायरेक्शन, उनकी प्रोसेस मैं एंजॉय कर रहा था एज अ स्टूडेंट एंड एज अ एक आर्टिस्ट भी। तो वहां मुझे एक नाटक के गुरु दामू केंकरे के रूप से मिले, जिनको मैं आज तक गुरु मानता हूँ। और अभी ये चक्र ऐसा है कि उनका बेटा जो है विजय केंकरे,
वो मुझे अपना गुरु मानता है। तो वो हम ये गुरु शिष्य परंपरा ऐसे चलती जा रही है, क्योंकि मैंने 1979 में एक जो नाटक किया था देवस की करके, उस नाटक में विजय केंकरे की माताजी ने मुझे कहा कि भाई मेरा बेटा जो है वो बहुत सारा क्रिकेट खेलने में उसका लगा हुआ रहता है, तो मैं नहीं चाहती कि वो ऐसा कुछ अपनी जिंदगी क्रिकेट में बर्बाद करे, तुम इसको कुछ संस्कार देना नाटक के। तो उन्होंने मुझ पे सौंप दिया विजय केंकरे को, उनके बेटे को, और विजय मेरे साथ 1979 से लेके आज तक वो मेरे साथ है। मगर वो इंडिविजुअल आफ्टर 83 ने मैंने जो कमर्शियल नाटक किया उसमें विजय केंकरे ने बहुत अच्छा काम भी किया था, और मेरे साथ वो था 89 तक। उसके बाद उन्होंने अपना खुद का करियर शुरू किया। तो ये गुरु शिष्य परंपरा आगे चलती रही। कहने का मतलब ये है कि ये जो मैं रंगमंचीय दृश्यात्मक का कहता हूँ, अभी मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ, वो राइटर पॉइंट ऑफ व्यू से है मेरे लिए, डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से है, सेट डिजाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और म्यूजिक डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ सब आप लोग ऑलरेडी क्वालिफाइड लोग हैं, सब नाटक रंगमंच के, तो ज्यादा बेसिक बातें मैं करना नहीं चाहूंगा, और बाकी स्टूडेंट अगर भी हो तो बातों बातें में उनको पता भी चलेगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पे आके लेक्चर दे के गए हैं। तो ज्यादा बेसिक हम लोग बात ना करते हुए मैं राइटर पॉइंट ऑफ व्यू पे आता हूँ। मेरी दृश्यात्मकता जो है, मीन्स विजुअल सेंस थिएटर में मैं हमेशा देखता हूँ, एक आध राइटर जो होता है, जैसे तेंदुलकर साहब है, आड़ेकर साहब है, हमारे एलकुंचवार जी हैं, या मोहन राकेश जी हैं हिंदी के, या दुबे जी यहाँ पे जिन लोगों के नाटक करते थे, या साउथ के कुछ राइटर्स हैं जैसे गिरीश कर्नाड जी है, ये लोग कंटेंट के साथ आते थे नाटक में, बहुत ही जबरदस्त कंटेंट। और राइटर जिसको कहते हैं कि वो नाटक ऐसा उन्होंने लिखे, ऐसे नाटक लिखे हैं कि वो उसका कंटेंट जबरदस्त और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज रही। और वो हमारे आदर्श भी रहे हमेशा। मगर मेरा जो राइटर पॉइंट ऑफ व्यू खुद का था, वो मैंने अपना नाटक डायरेक्ट करने के लिए लिखा। मुझे उस नाटक से कोई लोगों को कोई एजुकेशन नहीं देना था, कोई बोध नहीं देना था, मुझे अपने आप एंजॉय करना था। वो जो थिएट्रिकल जो परफॉर्मेंस है वो मुझे अपने आप एंजॉय करना था। इसके लिए वो पहला नाटक मैंने जो टूर लिखा, वो इट वाज अ ग्रामेटिकल डिसऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। मीन्स हमारे यहाँ जो ट्रेडिशन है लोक नृत्य की, लोकनाट्य तमाशा जिसको कहते हैं, और बहुत सारे लोकनाट्यों की कंसेप्ट उस टूर में थी। वहां पे गणपति का आगमन होता था, ये वो सब जो ऑर्डर है बेसिकली ग्रामेटिकल, उसको मैंने ब्रेक करके वो नाटक किया। और उसकी जो एक कंसेप्ट थी उस बस एक कि बस में बैठ के 30-40 लोग कर्नाटका घूम के आते हैं, तो वो नाटक में कैसे दिखाएंगे। मैंने कोई बस का सेट वगैरह नहीं लगाया, मैंने सीधा जो बच्चे गाड़ी गाड़ी जुग जुग गाड़ी खेलते ना, एक जी ट्रेन जी का वगैरह, एक दूसरे के शर्ट पकड़ के, हाँ 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 उस टाइप का फॉर्मेशन मैंने 10-12 जो स्टूडेंट थे उसमें एक्टर्स थे उनका किया। और म्यूजिकल रिदम पे वो बस पैदल चल के यहाँ से वहां, वहां से वहां, जो लोकनाट्य की बेसिक कंसेप्ट है कि एक ऐसे चक्कर मारे तो हम लंदन पहुंचते, फिर उल्टी चक्कर मारे तो फिर से मुंबई आ गए, वो दे फ्री फॉर्म की जो कंसेप्ट है उसको मैंने उस फॉर्म में एज अ राइटर पहले पेपर पे यूज किया। मैंने अपना नाटक पहले पेपर पे लिखा उसी तरह, मगर दैट वाज ऑल डायरेक्टोरियल वर्क। उसमें कोई ऐसे बड़े बड़े फिलोसॉफिकल डायलॉग्स नहीं थे, कुछ वांग्मयीन उसका वैल्यूज मैंने देखा नहीं। जो आम कॉलेज के लड़के जो 20-25 साल के बिटवीन जिस तरह से बातें बोलते हैं, भाषा बोलते हैं, वो टाइप की भाषा थी, वो टाइप का बिहेवियर उसमें था, और वो टाइप की एंजॉयमेंट थी जो इस प्रोसेनियम में उनको मैंने नाइसली, ब्यूटीफुली, एस्थेटिकली बिठाया था। उसमें गानों के थ्रू वो नाटक आगे जाता था। फिर मुंबई सेंट बहुत
सर आपका माइक बंद नहीं है। सीएसटी से वहां पे जो बस निकलती है तो कर्नाटक पहुंचते हैं, कर्नाटक पूरा कर्नाटक घूम के वापस मुंबई आ जाती है। ये सब उस फ्री फॉर्म में मुझे दिखाने लगा। तो दैट इज राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ विजुअल सेंस। मेरा कहने का मतलब है कि वहां पे तय हो जाता है कि थिएटर का विजुअल सेंस क्या होगा, प्रोसेनियम में करना है, अगर प्रोसेनियम में करना है, या थिएटर के जो बाकी कई हिस्से हैं परफॉर्मिंग आर्ट के, उसमें अगर नाटक तुमको करना, तो वो पहले लाइन लेखक राइटर की लिखी जाती है कि मुझे, मेरा जब नाटक शुरू होगा तो इस तरह से शुरू होगा। दैट इज पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ राइटर। तो विजुअल सेंस वहीं पे बनता है किसी भी प्ले का। ये मेरा मानना है कि मैंने जो 7-8 नाटक लिखे, उसमें फॉर्म पहले आया उस नाटक का मेरे दिमाग में, और फिर मेरा प्ले लिखा गया। तो ये विजुअल सेंस, फॉर एग्जांपल जैसे घासीराम कोतवाल है, तेंदुलकर साहब का, उन्होंने भी एज अ राइटर पहले थिएट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू राइटर का ऑलरेडी बताया था कि इस तरह से ब्राह्मण आएंगे, वो उनका एक वॉल रहेगी ब्राह्मण लोगों की, फिर उस वॉल का 30-40 कलाकार रहेंगे, और उनका पूरा यूज होगा परफॉर्मिंग आर्ट थिएटर में, मीन्स उस घासीराम कोतवाल नाटक में। और उसमें उन्होंने भी कई फोक फॉर्म यूज किए थे। तो वो राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू वहां पे तय हुआ एज अ राइटर, तेंदुलकर साहब का। वैसे ही महानिर्वाण में भी आड़ेकर जी ने वो परफॉर्मेंस तय किया था एज अ राइटर। तो राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जैसे हयवदन में गिरीश कर्नाड साहब ने सेम फॉर्म, प्री फॉर्म, और वहाँ यक्षगान का यूज किया, तो हम लोग विजयाबाई मेहता ने मुंबई में मराठी में उसको दशावतार में कन्वर्ट किया। तो ये विजुअल आर्ट के कन्वर्शन जो है, राइट फ्रॉम कर्नाटक साउथ टू महाराष्ट्र, वो भी पॉइंट ऑफ व्यू राइटर का आता है पहले, और फिर डायरेक्टर उसको अपना लेता है और उसमें कन्वर्ट कर लेता है। तो थिएट्रिकल विजुअल सेंस में पहला पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कि राइटर का होता है, जो पेपर पे लिखा जाता है, वहीं पे उस नाटक का फॉर्म बन जाता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे बादल सरकार जी के नाटक हम शुरू के नहीं, बाद एंड में, टुवर्ड्स एंड उन्होंने जो परफॉर्मेंस किए, वो एक्सपेरिमेंटल तौर के ह्यूमन बॉडीज का कॉम्पोजिशन ये वो करके उन्होंने किए, तो वो उनका एक एक्सपीरियंस रहा कई सालों का, तब जाके उन्होंने वो फॉर्मेशन पैदा किया खुद। मगर पहले वो एज ए राइटर उन्होंने लिखा, फिर उसको प्रेजेंट किया। सो दैट इज द राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू इन थिएट्रिकल विजुअल सेंस। दूसरा उसके बाद आता है डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू क्या, एक समझो मैंने अपना नाटक लिखा, मुझे जैसा चाहिए, मगर उसको ऐड हो जाती है क्राफ्टमैनशिप, तो वो डायरेक्टर का काम उसमें ऐड हो जाता है, क्राफ्टमैनशिप ऐड हो जाती है, और उसका पॉइंट ऑफ व्यू कभी कभी राइटर ने इतना लिख के देने के बाद भी उसको लगता है कि नहीं, मैं इसको और अच्छा कुछ करूँ, इसको और बढ़िया प्रेजेंट करूँ, और इसमें ये चीजें मैं लेके आऊं। तो वहां पे डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू ऐड होता है। जैसे मेरा दूसरा नाटक था अलवारा डाकू। अलवारा डाकू नाम का एक नाटक मैंने किया। उस वो दैट वाज माय पहला फुल लेंथ प्ले था, फर्स्ट। उसमें लिखा मैंने उसी तरह जैसे मैंने टूर टूर लिखा था, जी पेपर पे ही सब परफॉर्मेंस तय था, मगर डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू इतना हेवीली ऐड हो गया उसमें कि मेरी जो जितनी भी एक्सपीरियंस थी, मेरा पॉइंट एस्थेटिकल सेंस था, मेरा विजुअल सेंस था, जो अप्लाइड आर्ट में मैंने जे स्कूल ऑफ आर्ट में मैंने सीखा था, वो सब उसमें लग गया। क्योंकि 40-50 आर्टिस्ट थे उसमें, हमारा मॉब था पूरा, हमारी संस्था या मंडळी सादर करूया, तो दैट वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्ले मेरा था। मगर उसमें मेरा विजुअल सेंस इतना आ गया कि उसमें कॉम्पोजिशंस आ गए, फिर बहुत सारे जो टेक्निक रहते हैं डायलॉग डिलीवरी के, ये आ गए, फिर म्यूजिकल कॉम्पोजिशंस आ गए, म्यूजिक आ गया, नृत्य आ गया,
कॉस्ट्यूम का एडिशन हुआ और उसमें जो फॉर्म मैंने लिखा था उससे बढ़कर मुझे एज ए डायरेक्टर कंट्रीब्यूट करना पड़ा उस नाटक में। तो डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू उसमें पूरा ऐड हो गया। वो क्या था कि उसमें मैंने सब समझो एक लाइन में मैंने लिखा था कि एक लड़कियों का नृत्य करते हुए कई लड़कियां आती हैं, एक लकड़ी के कुछ पीसेस हाथ में लेके आते हैं और रंगमंच पे रख देती है, बस इतना ही था। तो कौन कौन लड़की आएंगी, क्या आएंगी, कौन से फॉर्म में आएंगी, वो मुझे एज ए डायरेक्टर बाद में एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, तो मैंने अलवारा डाकू इस नाटक में जितने भी नृत्य थे, जितने भी खेल थे, गेम, वो सब मुंबई के जो कामाटीपुरा इलाका जहाँ मैंने आपको बताया, वहां पे उपजीविका करने के लिए फोक आर्टिस्ट के झुंड आते थे। मीन्स उसमें फोक फॉर ट्रेडिशनल पर्पस नहीं आया उस नाटक में। समझो चमूरा और ये है या बहुत सारे ऐसे खेल है जो मराठी में फोक कन्वर्ट होते, जैसे डोमारी कहते हैं कि जो एक तार की रस्सी पे चलने वाली सर्कस छोटी सी जो रहती है ना, रास्ते ओपन एयर दिखाते हैं रास्ते में, वो टाइप का ऐसे कुछ 30-35 ट्रेडिशनल फॉर्म उस नाटक में थे। तो वो बाद में एक एक करके विजुअल सेंस में ऐड हो गए और उनका मैंने करेक्ट एप्लीकेशन किया उस नाटक में। तो ये डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू वहां पे ऐड हो गया। सेट डिजाइनर्स पॉइंट ऑफ व्यू एक अलग रहता है कि जो एक स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उसके दिमाग में एक विजुअल अपने आप उभर आता है कि ठीक है, इसका मैं इस तरह का सेट डिजाइन करूं और इसको ये हेल्प हो जाएगी डायरेक्टर को, और राइटर का जो कहना है उसमें भी अच्छी तरह से ये सब आगे आ जाएगा। तो वो अभी मैं अपनी उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि यार मैंने सब किया है। मैंने अपने बिगिनिंग के नाटक में सेट का ज्यादा कुछ ऐसा हेवीनेस किया ना, ऑल सेट डिजाइन्स वेर सिंबॉलिकली क्रिएटेड। तो वो टाइप का सिंबोलिज्म उस सेट डिजाइन में आया और उसकी दृश्यात्मकता बढ़ गई, विजुअल सेंस उसका बहुत आगे आया, जो राइटर और डायरेक्टर को हेल्पफुल रहा। उसी तरह म्यूजिक भी, मैंने कोई म्यूजिक कहीं सीखा नहीं, कहीं पे ट्रेनिंग नहीं ली, मगर जो बचपन से सुन के इनके सुनना, ये भी एक शिक्षण ही है। इतना म्यूजिक मैंने सुना था, इतना हर तरह का म्यूजिक सुना था, फिल्मों से लेके क्लासिकल म्यूजिक तक, वो मेरे जहन में एक एक करके इतना कंप्यूटराइज हुआ था, तो जो मेमोरी में फिक्स हुआ था। और एज ए म्यूजिक डायरेक्टर मैं जब सोचता था तो करेक्ट वहां पे उसका एप्लीकेशन एक से एक लेके आ जाता था। तो वो एज ए म्यूजिक डायरेक्टर भी मुझे अच्छी तरह से उसकी हेल्प हो गई। कई गाने मैंने हारमोनियम में बैठ के कंपोज किए। उसका बेसिकली मैं जो कंपोज कर रहा था उसका राग कौन सा था कुछ मुझे मालूम नहीं था, मगर वो इतना सिचुएशन को अप्रोप्रिएट बैठ जाता था कि एक मेरे संगीतकार दोस्त जो आनंद मोडक जी है पुणे से, जिन्होंने महानिर्वाण का म्यूजिक किया था, मेरे एक म्यूजिक। सर हाँ, मैं बीच में रोक रही हूँ, उसके लिए माफी चाहती हाँ हूँ। बोले। वीडियो का समय खत्म होने वाला है, तो यदि वीडियो कट जाए अच्छा तो सेकंड टाइम आप रिज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा, इतनी जल्दी हो गए 40 मिनट? जी, ऐसे हो जाता है। ओके ओके, इसके बाद ठीक है हम थोड़ी सी बातचीत और परिचर्चा करेंगे। ओके, ठीक है। जी जी, बोलिए सर। हाँ, तो वो आपको मोडक जी ठीक का। लग रहा है मैं जो बोल रहा हूँ, या ऐसा कुछ जी बिल्कुल आउट ऑफ सर। द वे जा रहा? नहीं हाँ नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो मैं कहना चाहता हूँ कि एप्लीकेशन क्या है। जो मैंने जो म्यूजिक दिया था उस रागदारी का, वो मुझे मालूम नहीं था कौन सा राग था, मगर उस आनंद मोडक जो महानिर्वाण के संगीतकार नाटक देख